अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। आप सब जानते हैं सर को, हम डिफरेंट चैनल्स पे देखते रहते हैं और उनका अपना भी एक ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। बहुत बहुत मेहरबानी आरजू जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी। और सर आज हम बात करेंगे खालिस्तान की। कहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई और किसने सपोर्ट किया, क्यों सपोर्ट किया और अभी तक अगर आप हमें बता सकें कि उसमें चल क्या रहा है। लेकिन सब उससे भी पहले एक बड़ा अफसोसनाक बात जो है वो कल मुझे लगी और बहुत मुझे गुस्सा भी आया, शर्म भी आई एज अ पाकिस्तानी कि कल क्रिकेट टीम जो है खेल रही थी इंडिया के साथ हमारी एशिया कप में और पाकिस्तान जीत गया। लेकिन उनके इंडियन साइड से एक उनके प्लेयर जो थे, यानी मैं उनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल, ये जो है अर्शदीप सिंह जो हैं उनसे एक कैच ड्रॉप हो गया और जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को मौका मिल गया और मजीद स्कोर करने का और जीत जाने का। लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ से बहुत सारे आईडीज, फेक आईडीज भी और रियल आईडीज के साथ भी, जिसमें जैद हामिद साहब भी शामिल और कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट और कहना चाहिए जाहिल, मैं सबको कहूंगी कि जाहिलों का टोला जो है, उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये खालिस्तान मूवमेंट के हैं, इस वजह से ये खालिस्तानी है इसलिए इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। और इस तरह से उस बेचारे के पीछे पड़ गए और कई पाकिस्तानियों ने इस तरह की ट्वीट्स लगाई जिसपे मेरा ख्याल है उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे तो फिर जब अगर पाकिस्तानी कैच ड्रॉप करते हैं तो वो यकीनन रॉ के एजेंट होंगे, यही कहा जा सकता है। तो सर आप क्या कहेंगे, एक हमारी क्या हमारा माइंडसेट है और किस तरह से आप देखते हैं खालिस्तानी मूवमेंट को? खालिस्तान मूवमेंट तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिस पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन ये जो आप इंसिडेंट मुझे बता रही हैं, ये तो सोची समझी कोई स्कीम है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी अक़लियतें हैं ना, उनका झगड़ा हिंदुओं से करवाया जाए। ये पहले मुसलमानों को वहाँ पे बड़ी शह देते रहे हैं, ये कर दो, सर कलम कर दो, तो एक ने जाके कर भी दिया। ये सारी यहाँ से बदमाशी चलती है। और वहाँ पे अब सारे जो मुसलमान इंडिया के हैं, उनका तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना ही सरदारों का होता है। बात ये, मैंने ईस्ट पंजाब जाके देखा है, हिंदुस्तान के सबसे डेवलप्ड इलाकों में से इंडियन ईस्ट पंजाब है। तो सिखों के साथ एक होती है डिस्क्रिमिनेशन, जो आप शो कर सकते हैं कि देखें इनके पास ये है, हमारे पास ये है, इनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। मुसलमानों का मसलन एक हम कह सकते हैं, कंपैरिजन हमेशा करनी चाहिए। जितनी परसेंटेज मुसलमानों की इंडिया में है, बीजेपी ने किसी को भी अपना नॉमिनेट नहीं किया जो पार्लियामेंट में कोई मुसलमान हो। ये एक वहां पे आप देखते हैं। मुझे ये कहना चाहिए, बिकॉज आई एम हेयर टू गिव अ बैलेंस्ड व्यू। वहां से भी राइट विंग का बिहेवियर यही होता है कि माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जाए, और पाकिस्तानी तो इसका फायदा उठाते हैं कि अगर मुसलमानों का झगड़ा हिंदुओं से होगा तो वहां पे सिविल वॉर शायद शुरू हो जाएगी। अब इनको सरदार एक मिल गया इत्तेफाकन, क्योंकि उससे एक बॉल जो है वो मैच में वो कैच ड्रॉप कर दिया। मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, कई दफा कैच ड्रॉप हो जाता है यार। तो इसमें वो बेचारे को खालिस्तानी बता के स्वाय के सिखों के लिए एक मजीद प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाए हिंदुस्तान में, तो इसकी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। अगर अब हम इस चीज को छोड़ दें तो खालिस्तान की मूवमेंट की थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना चाहिए। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो अंग्रेजों ने कई स्कीमों को रद्द कर दिया। उनमें से एक स्कीम खालिस्तान बनाने की भी सिखों की थी। एक स्कीम थी ग्रेटर पंजाब, कि सारा पंजाब यूनाइटेड रहे, जो सर खिजर यार टिवाना, जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे बिफोर द पार्टीशन, ये उनकी स्कीम थी। और बंगाल में भी था ग्रेटर बंगाल, लेकिन अंग्रेजों ने जाते हुए दो डोमिनियंस बनाई, इंडिया और पाकिस्तान। गुड और बैड, राइट और रॉन्ग इज नॉट द इशू। सिखों के हाँ एक रिजेंटमेंट हुई कि जी हमें अपना एक पंजाबी सूबा दिया जाए। उसकी वजह क्या थी, थोड़ी सी बैकग्राउंड आरजू अगर आप दे दें तो लोग एजुकेट भी होंगे कि यूनाइटेड पंजाब के अंदर जो सिख हैं, ब्रिटिश पंजाब और
प्रिंसली स्टेट्स, दो पंजाब की शेप्स थी। अगर हम सिर्फ ब्रिटिश पंजाब में जाएं तो 13.2% थे सिख पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, 28 पॉइंट समथिंग वर हिंदूज शेड्यूल कास्ट इंक्लूडेड, और 57.1% मुसलमान थे। लेकिन ब्रिटिश पंजाब में, विच इंक्लूड्स अमृतसर, विच इंक्लूड्स ननकाना साहब, जो उनकी दो होलियस्ट जगह हैं, वहां पे भी कहीं भी सिख मेजोरिटी में नहीं थे। तो सिख्स वर एवरीवेयर, मोर सो इन सेंट्रल पंजाब, लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में वो मेजोरिटी में नहीं थे। या मुसलमान मेजोरिटी में थे या हिंदू थे, और हिंदू सिख मिल के भी मेजोरिटी बनती थी, लेकिन द सिख्स वर ओनली 13.2%। एक अगर प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड कर ली जाए तो सिखों की परसेंटेज लेस देन 1% इंक्रीज होती थी टू 14.1%। मुसलमानों की हो जाती थी 53.2%, और हिंदुओं की 29 पॉइंट समथिंग उनकी बढ़ जाती थी। सो ये था बैकग्राउंड। खालिस्तान तो तब बन नहीं सका। बाद में वहां पे तहरीकें चली कि जुबान की बुनियाद पे सूबे बनाए जाएं, और वो बनाए भी गए। साउथ इंडिया में 4 सूबे बने, और इलाकों में भी सूबे बने इस तरह ही। वरना एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके बाद 4 सूबे बने, तमिलनाडु, और ये तेलुगु स्टेट बनी, और मलयालम, और एक केरला के जो है कनाडा स्पीकिंग, वो भी बनी। पंजाब में मसला ये था कि जो उस जमाने की हुकूमत थी वो चाहती थी कि पंजाबी और हिंदी दोनों रहें, लेकिन सिखों ने कहा नहीं जी, ये पंजाब है, यहाँ पे पंजाबी सिर्फ होगी। तो इनकी वजह से जो एक था ना अंबाला डिवीजन, जो पुराने पंजाब का हिस्सा थी, वो सारी हिंदी स्पीकिंग थी, तो वो इनसे अलग हो गया। ईस्ट पंजाब छोटा हो गया, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सिख जो हैं एक खास इलाके में एक स्लाइड मेजॉरिटी बन गए। 57.1, कुछ कहते हैं 61%, इतनी नैरो इनकी मेजॉरिटी बन गई। वहां पे फिर कुछ इलाके जो थे, मसलन शिमला और ये, वो भी पंजाबी स्पीकिंग ना हुए, तो वो उन्होंने दे दिए हिमाचल को। तो ईस्ट पंजाब सिखों के कहने पे कि हमें पंजाबी जुबान का सूबा दिया जाए, वो छोटा हो गया। अब यहाँ पे 70s के अंदर हम देखते हैं कि एक सिख रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आई, संत भिंडरांवाले की, और वो कहते थे कि वापस सिक्खी में आए। सिखों ने दाढ़ियां कहीं कटा दी थी, नशा भी होता था, शराब भी। तो ही वॉज लाइक अ प्योरिटन, जिस तरह हमारे नहीं होते। आयतुल्लाह खुमैनी ने वहां पे ईरान की मॉडर्निटी के खिलाफ बगावत करके इस्लामी इनकलाब कर दिया। हमारे यहाँ कोशिश मौलाना मौदूदी करते रहे, और बाद में ये सारे अब मौलवी करते हैं। तो इस किस्म की सिखों में भी मूवमेंट आई। वहां पे उस जमाने की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है, उन्होंने पहले तो इलेक्शन उन्होंने 79 में उन्होंने जब वो लगाई ना इमरजेंसी, तो उनके खिलाफ फिर बहुत लोग आ गए, और फिर देन शी लॉस्ट एन इलेक्शन। और 79 से 77 से जब ये हारी हैं टिल 79, वहां पे जनता की हुकूमत आई, फिर इलेक्शन हुए, तो दोबारा इंदिरा गांधी केम टू पावर। अब बाय दैट टाइम इंदिरा गांधी ने कहा कि जहां जहां ऑपोजिशन है उसको हमने काबू करना है। पंजाब के अंदर अकाली मूवमेंट जो है सिखों की, रिलीजियस पार्टी मूवमेंट, वो बड़ी मजबूत थी। अकालियों को कमजोर करने के लिए उन्होंने भिंडरांवाले को प्रमोट करना शुरू कर दिया। भिंडरांवाले ने, ही वॉज अ क्रीचर ऑफ इंदिरा गांधी, यानी फ्रॉम अ प्रीचर ही बिकेम अ पॉलिटिकल फिगर। लेकिन वंस ही बिकेम अ पॉलिटिकल फिगर, उसका अपना प्रोग्राम था फिर कि यहाँ पे सिखों का मजहब होना चाहिए, गोल्डन टेम्पल जो है वो, वहां पे इंसाफ भी होगा, ये भी होगा, जैसे मुसलमान अक्सर आर्ग्यू करते हैं। तो फिर 1982 में उसी इंदिरा गांधी ने मिलिट्री एक्शन करवाया, गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ, और सिखों के अंदर एक बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पैदा हुई। ये सारी चीजों पे मेरी एक किताब है, मैं दिखाता जाऊं, अपनी किताबों का जिक्र भी करता जाऊं। ये है स्टेट, नेशन एंड
एथनिसिटी इन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये लंदन से छपी है, जिसका पाकिस्तान में अब फिक्शन हाउस वालों ने इसे पब्लिश कर दिया है। ये देखें, स्टेट दी, ये मुजंग रोड पे है लाहौर में फिक्शन हाउस। इसके अंदर खालिस्तान मूवमेंट का पूरी हिस्ट्री और जो कुछ हुआ वो इसमें कवर्ड है। तो मैं आई एम स्पीकिंग नॉट एज अ जनरल इन्फॉर्म्ड पर्सन बट एज अ स्पेशलिस्ट जिसने ये पूरी स्टडी की है। अच्छा, अब इंदिरा गांधी ने जब गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया तो सिखों के अंदर रिजेंटमेंट हुई, और क्योंकि भिंडरा वाले ने, हाँ, इधर भिंडरा वालों ने कहा कि हम वापस जाएंगे सिक्खी की तरफ लेके सब सिखों को, उधर से कनाडा और इंग्लैंड में जगजीत सिंह चौहान और आई थिंक क्या नाम था उनका, गंगाराम ढिलन, इस किस्म के लोगों ने खालिस्तान मूवमेंट डिमांड कर दी कि हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं, पुरानी मूवमेंट। तो वहां पे एक एग्जाइल हुकूमत भी बन गई यूके के अंदर। मैं जाके उनके मिनिस्टर्स को मिला भी हूँ, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, मिनिस्टर फॉर दिस, आई मीन इट वाज अ स्टैंडिंग जोक। लेकिन जब गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ तो फिर एक मौका मिला और वो सिखों की बगावत हुई, तो कुछ सिख जो है पाकिस्तान में आके उन्होंने पनाह लेनी शुरू कर दी। यहाँ पे हमारी फिर इंटेलिजेंस सर्विसेज ने उनकी मदद की, इट्स अ फैक्ट। बल्कि मैं उस जमाने में जब पाकिस्तान आया तो मेरे अपने दोस्त जो वो कहते हैं उस कर्नल को हम मिला सकते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं सिखों के साथ या सारा कुछ। मैं कहा नहीं यार, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल पाकिस्तान और इधर, आई डोंट वांट टू मीट दिस पीपल, बट आई नो दैट दिस हैपेंड। यहाँ पे उनको, वो वहाँ पे लड़ लुड़ के आते थे, यहाँ पे उन्हें सेफ सेंचुरी मिलती थी। एक दफ़ा एक सिखों की डेलीगेशन स्टॉकहोम में आई, तो वहाँ पे एक बंदे ने, सिख ने बड़ी पीली और कहा कि आपको पता है कि वो जो है ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट रेगन ने हमें बुला के और कंधे पे या ऐसे करके कहा, बॉयज कंटिन्यू, वी आर विथ यू। सो ही वाज क्लेमिंग के अमेरिकन्स भी खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ही वाज ड्रंक। वेदर दिस वाज ट्रू और नॉट आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान में उनको सेंचुरी मिल रही है। पाकिस्तान की आर्गुमेंट क्या है कि देखो, ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने में क्योंकि इंडियन इंटरवेंशन है, तो अगर खालिस्तान अगर बनता है और इंडिया टूटता है तो हम अपना बदला ले रहे हैं। इस किस्म की ये मंतक की बुनियाद पे इन्होंने उनकी खालिस्तान की पूरी वो की अपना सपोर्ट। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन वो क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी बीइंग शॉट डेड बाय हर ओन बॉडीगार्ड्स। दोनों सिख थे, और उसके बाद फिर सिखों के ऊपर बहुत हमले हुए, खास तौर पे दिल्ली के अंदर। वो 10,000 कुछ कहते हैं, ऑफिशियली 3,000 सिख मारे गए और बहुत बुरी तरह मारे गए। टायर डाल के उनके गले में आग लगाई गई, ये वो सारा कुछ। तो लेकिन उसके बाद आफ्टर ऑल यू आर फाइटिंग अ स्टेट। जैसे लाल मस्जिद हमारा नहीं था हुआ, इन्होंने बगावत कर दी थी, तो पाकिस्तानी स्टेट को लाल मस्जिद वाले डिफीट कर सकते हैं। इसी तरह इंडियन स्टेट ने फिर पूरी अपनी फोर्स यूज करी और खालिस्तान मूवमेंट स्मैश हो गई। अब ये खालिस्तानी जो है, इनका ज्यादातर होल्ड इंडिया में नहीं है, बल्कि इनका होल्ड जो है कनाडा के अंदर बहुत है, और यूके के अंदर हमेशा इनकी एक बेस रही है। दैट मूवमेंट हैज नो चांस इन अ मिलियन ऑफ सक्सीडिंग खालिस्तान, जस्ट एज इस्लामिक हुकूमत पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट करके बनेगी ना, अगर खुद वो इस्लामिक स्टेट ना बनाना चाहें, जैसे मुशर्रफ वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट, तो उन्होंने उड़ा के रख दिया था लाल मस्जिद वालों को। तो ये बैकग्राउंड है। खालिस्तान मूवमेंट इज देयर बट प्रमोटेड मेनली बाय सिख्स आउटसाइड इंडिया। अब सवाल करें। अब सर वो सब ठीक है, बहुत अच्छा आपने जो है वो एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल है जो हमें देख रहे हैं वो भी समझ पाए होंगे। अगर पाकिस्तान जाकर इस तरह के मूवमेंट्स को सपोर्ट करना, फिर हर किसी को उसी नाम से जोड़ देना, जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई सिख है या सरदार है तो वो खालिस्तान मूवमेंट भी पसंद करता होगा। लेकिन अपने यहाँ जो है वो हिंदू देश की बात भी की जा रही है, बलूचिस्तान की मूवमेंट भी चल रही है, वो उसके ऊपर पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ और होता है और दूसरे के लिए कुछ और है।
मतलब अपने लिए कुछ और सोचते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे का लिए बिल्कुल तैयार है करने को। जहां तक आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में तो बहुत गलतियां हमारी अपनी थी जिस वजह हमारी से वो गलतियां थी, मैं मान रहा हूँ, मैंने तो वो हाँ, पूरी स्टोरी नहीं ना शुरू की, क्योंकि जी हम वो डिस्कस कर चुके हैं। जी गलतियां हमारी थी वहां पे, हाँ बिल्कुल। हाँ। और हम इल्जाम सारा इंडिया पे रख देते हैं। बिल्कुल सही लेकिन है। बात ये कि सर यहाँ पे पाकिस्तान से एक बेनजीर भुट्टो के लिए भी कहा गया था कि उन्होंने कोई लिस्ट दी थी राजीव गांधी को। कहा जाता है, कहा जाता है। कहा जाता है। तो जी, आखिर पाकिस्तान को सिर्फ यही एक अचीवमेंट चाहिए थी कि जी क्योंकि बांग्लादेश हुआ था, जो कि हमारी अपनी गलती थी, हम अपनी गलती क्रेडिट थी बिल्कुल। मैं हम इंडिया को ब्लेम नहीं करता, नो सॉरी। मैं बल्कि हम कहता हूँ इंडिया को क्रेडिट दे रहे हैं खामखई का, तो वो उसके बाद ये करना, ये कहाँ तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है ये बात। और अभी फिर आप देख रहे हैं कि दोबारा से क्रिकेट के मैदान तक में ये बात उठाई गई। देखें, ये लोग जो हैं, एक लफ्ज बार बार सिखा चुका हूं आपको भी, निहिलिज्म, नाहिलिज्म, सॉरी, नाहिलिज्म, NIHILISM। नाहिलिज्म मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हम्म ये पाकिस्तान को अ, मुसीबत दर मुसीबत में धकेलने वाली फोर्सेस हैं। और इनके पास क्योंकि और कुछ अचीवमेंट नहीं है, तो एक सिख वो क्रिकेटर को इन्होंने अपना सहारा बना लिया है। वो बेचारे की अब अच्छा भला उसके, आप बता रही हैं कि जो उनके टीम मेट्स हैं उन्होंने कहा ये बकवास है, वो तो उसे जानते होंगे ना। बात यह है कि खेल तो वो इंडिया की टीम के लिए रहा है, तो उसको खालिस्तान का क्या फायदा व्हेन ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया? यार, अकल की बात भी तो होनी चाहिए ना कोई। और ये सारे के सारे मैसेजेस पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जब हमारे क्रिकेटर्स कैच ड्रॉप करते हैं तो फिर वो रॉक हाँ, एजेंट होते होंगे। तो बट यू सी, थिंकिंग लॉजिकली एंड थिंकिंग कंपैरेटिवली आर टू डायमेंशंस मिसिंग इन द पाकिस्तानी साइकी। मैं तो, मेरी तो उम्र अब इतनी हो गई है इनको समझाते हुए कि यार जब आप ये मिसाल देते हैं तो इसको इसके साथ भी मिलाया करें। ये दोनों एक ही चीजें हैं, तो आप इधर आप हक में हैं, इधर आप खिलाफ हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई इट? दे डोंट अंडरस्टैंड। उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है कि आप रीजन की बुनियाद पे और एविडेंस की बुनियाद पे और कंपैरिजन की बुनियाद पे कभी करें। मैं तो कहता हूं अगर इंडिया इन्वॉल्व है ना बलूचिस्तान में और इधर उधर ये कहते हैं, तो इसका हल क्या है? आप उनकी जो है मामलों में दखला, वो मुदाखलत खत्म कर दें, वो हमारे कर दें, बात खत्म हो जाएगी। तो अब ये खालिस्तान का कैच की बुनियाद पे खालिस्तान बनेगा, ये इस किस्म की बकवास जो है, दिस दीज आर एक्ट्स ऑफ, एक और अंग्रेजी का लफ्ज है वो भी आप सीख लें। आई एम सॉरी, आई एम श्योर जानती हैं, लेकिन लेट मी रिपीट, इट्स कॉल्ड इन्फेंटाइलिज्म। इन्फेंटाइलिज्म, इन्फेंट तो आप जानती है ना, बच्चा। जी इन्फेंटाइलिज्म इज लैकिंग मेच्योरिटी, बच्चों वाली बातें करना। तो हम, नाइलिज्म सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इन्फेंटाइलिज्म द वे वी कंडक्ट आवर सेल्व्स। तो मुझे इंडियन कहते हैं यार, एक के साथ मेरा झगड़ा हो गया, आई कैन टेल यू कि सर आप तो जितने इंटेलिजेंट है पाकिस्तानियों में, यू आर, तो मुझे तो यकीन नहीं आता। तो आई बिकेम एंग्री, मैंने कहा यू वांट टू यू प्रेज मी टू इंसल्ट मी कि सारे पाकिस्तानी बेवकूफ होते हैं। उसने कहा नो नो सर, नो आई डिडंट मीन दैट। मैं तो कहता हूं कि आपके लोग ये इस किस्म की फजूल बातें क्यों करते हैं? मैंने कहा सारे नहीं करते, ये पूरा एक टोला है जिसको सिखाया ही ये गया है। और माफ करना, क्योंकि ये अब अक्रॉस द बॉर्डर बात होती है, इंडिया में भी कुछ लोग हैं। अभी हमने एक पैनल डिस्कशन करवाई है जिसमें परवेज हुद बॉय और मैं थे पाकिस्तान की तरफ से। उधर से हमने राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के ग्रैंडसन को बुलाया, और हर्ष बंदर, जो जिनको बल्कि शॉर्ट लिस्टेड हैं फॉर द नोबेल प्राइज दिस ईयर। उनकी बड़ी खिदमात हैं वहां पे माइनॉरिटीज के हक में और ये और वो। तो वहां से इंडियन कहते हैं भाई तुम लोग तो ठीक हो, तुमने ये गद्दार किस्म के इंडियन क्यों बुला लिए हैं? और मैंने कहा हमें वहां पे गद्दार कहते हैं, तुम इन लोगों को गद्दार कह रहे हो, हालांकि हम चारों जो हैं, वी ऑल वांट कि हमारे मुल्क हेल्दी, फ्रेंडली, ह्यूमनिस्ट हों। तो ये तो कोई गद्दारी नहीं है, ये तो अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ मोहब्बत है यार। लेकिन आरजू, द प्रॉब्लम इज
कि बात अक्लमंदों से निकल के जाहिलों के पास पहुंच गई हुई है, और जाहिलों की तादाद हमेशा मेजॉरिटी भी होती है। तो वो हमें हमारी बात तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग समझते हैं, इंडिया में भी बहुत समझते हैं, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी समझते हैं, तभी तो आप लोग बात भी करते हैं। लेकिन जैद हामिद और ही इज जस्ट नेम, आई एम नेवर नोन हिम पर्सनली, बेतहाशा और हैं, टाइयां लगाई हुई अपना अफसर ये रह चुके हैं, बेवकूफ़ों वाली बातें। ग़ज़वा हिंद पे मैं अब बनाने वाला हूँ एक प्रोग्राम यार, वो भी एक नॉनसेंस इन्होंने शुरू की हुई है, बट आई एम गोइंग टू डू इट नाउ। और ग़ज़वा का तो मतलब ही वो है कि जिस जंगों में रसूलुल्लाह ने हिस्सा लिया, तो उनके जाने के बाद तो ग़ज़वा हिंद हो भी नहीं ना सकता। ग़ज़वा हिंद मगर इनको इतना कौन समझाएगा सर, ये नहीं समझाएगा समझने नहीं, वाले। लेकिन रिकॉर्ड पे तो हम ले आएंगे ना कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद कोई ग़ज़वा नहीं है, द अदर्स आर जस्ट वॉर्स और बैटल्स। तो ग़ज़वा हिंद अगर होना था, वो भी एक हदीस बिल्कुल क्वेश्चनेबल है। ये किसने घड़ी, कब घड़ी गई, क्यों घड़ी गई, वी डोंट नो, लेकिन विद द होली प्रॉफिट दैट एंड्स। तो आज के ज़माने में ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र करना और कहना कि हम करने वाले हैं, ये इट इज़ लुडिक्रस, द वर्ड एक है ना रिडिकुलस, उससे स्ट्रॉन्गर है लुडिक्रस, यानी द हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। लेकिन दैट्स व्हाट वी आर, क्या किया जाए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात सारी वही है कि इनको समझाएगा कौन, और ये समझने को तैयार नहीं है। लेकिन हम किसी वक्त सर बात हमने की बांग्लादेश की, लेकिन हम किसी दिन जो है बात करेंगे बलूचिस्तान की भी, क्योंकि वहां पर भी हम तकरीबन वही हरकतें कर रहे हैं जो हमने बांग्लादेश के टाइम पे की थी। और उसके बाद बिल्कुल जब कर रहे हैं। वहां पे कोई मोमेंट चलती है तो फिर कहते हैं कि जी भारत का आता है। ये और बात है कि भारत के कई मेरे दोस्त कहते हैं कि बॉर्डर नहीं मिलता इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो हाँ, वो इस बात वो पे कर ये नहीं सकते, उनके लिए मुश्किल है ना, बॉर्डर नहीं मिलता। बिल्कुल ये एक इंडिया की मजबूरी है कि वो बॉर्डर तो मिलता नहीं है, तो करना बहुत मुश्किल है। हमारे बिल्कुल बॉर्डर मिलते हैं तो हम करते रहते हैं। अब ये खालिस्तान एक क्रिकेटर बेचारे को फंसा दिया है। होगा क्या मैं बता दूं कि ज्यादातर उसके टीममेट्स ये जो है ना, वो जो उनका फॉर्मर कैप्टन है कोहली, क्या नाम है उसका, जी, विराट कोहली। हाँ, वो बहुत रीजनेबल आदमी है, ही स्पीक सो मच सेंस। पढ़ा लिखा लड़का लगता है भी पंजाबी, हमारी तरफ से गए हुए हिंदू फैमिली का है। जरा उसके जरा मेरा एक वो पंजाबी एंगल भी होता है कि यार इनमें कोई अकल की बात है, तो वो हिंदुओं में और सिखों, हिंदुओं में नजर आ जाती है, मुसलमान पंजाबी बस वो पहलवान साइकोलॉजी है, पता नहीं क्या वजह है, ये सर पता बहुत नहीं से क्या लोग वजह नाराज हो जाएंगे सर, बहुत से लोग जिनके चैनल पे भी आप जाते हैं वो बड़े मैं नाराज होने मैं वाले हैं। खुद ठेठ पंजाबी हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे अब इंडियन कहते हैं कि आप कैसे पंजाबी हैं जो इतनी अकल की बात करते हैं। तो एक्चुअली दे आर सेइंग कि बाकी आपके लोग नहीं करते, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, आई माइंड इट एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा मजाक में भी डाल देनी चाहिए ना बात। जी बिल्कुल होता था मजाक में। मुझे याद है मेरे फादर के भी एक दोस्त थे, वो भी जर्नलिस्ट है, फादर के दोस्त भी जर्नलिस्ट थे दोनों, तो वो पंजाबी थे। तो किसी ने किसी और दावत थी, कोई डिनर विनर, वहां पे कहा कि उनका नाम सफदर कुरैशी था। कहा कि जी सफदर कुरैशी जो है वो पंजाबी हैं। तो जिनको बताया वो कहने अच्छा, मैं तो उसको बड़ा शरीफ आदमी समझ रहा था। तो वो तो दैट इज द स्टोरी, बिल्कुल। मैंने आज ही एक साउथ अपना वो महाराष्ट्र की लेडी है उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो है ना बेल्ट पाकिस्तान से शुरू होती है और नॉर्थ इंडियन, ये बदमाशों की बेल्ट है। जरा आप साउथ की तरफ जाते जाएं, वहां के लोग सिविलाइज्ड, पोलाइट, डिसेंट, उनमें कोई झगड़े की नहीं है। हमारे यहाँ तो हर हर गली के अंदर झगड़ा आप कर सकते हैं। आई हम नो फिल्में भी तो ऐसी बनाते हैं सर, मौला जट टाइप की फिल्में वही भी तो तो हमारे हमारे। हीरो हैं, मौला जाट टाइप। और वो वो जो इस किस्म के वो बढ़ के मारने वाला जो हमारा कल्चर बन गया है, इट्स एक्चुअली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज नॉट लाइक दिस। ये तो 70s में आया है इस किस्म का कल्चर, बढ़ के मारने वाला। कौडी बिल्कुल। कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी, वो अपने लेकिन उनके एक एटिकेट्स होते थे। ये बट ये स्टिल नॉनसेंस जो ये हाँ फिल्मों में बट स्टिल सर बड़ी मतलब जबरदस्त लैंग्वेज है। और कई सॉन्ग्स जो है पंजाबी के वो बड़े आज भी अच्छे लगते हैं। तो ये पहले तो खैर मैडम नूर है। जहाँ के हुआ करते थे, लेकिन अभी सज्जाद अली वगैरह भी गाते हाँ हैं, जी, मुझे बहुत तो अच्छा बहुत गाते अच्छे हैं। लगते हैं। बल्कि फैज साहब से पूछा गया कि आपने पंजाबी में शायरी क्यों नहीं की,
उन्होंने कहा पंजाबी में शायरी करने के लिए मुझे और ज्यादा बहुत सीखना पड़ता, पंजाबी इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है। लेकिन इंडिया के अंदर आप देखें पंजाबी, मैं गया 2013 में, मेरी किताब पार्टीशन ऑफ पंजाब की छपी थी, तो चंडीगढ़ प्रेस क्लब में उन्होंने एक महफिल हो गई, तो जिन्होंने स्पासनामा वेलकमिंग पढ़ा, उसके बाद मुझे बोलना था, तो मैंने कहा मैं करूं क्या, मुझे एक बात उनकी समझ नहीं आई। तो मैंने कहा कि ए सजना ने जेड़ी गल कीती है मेरे दिल नूं ते बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन मैनू समझ एक गल नहीं आई, यानी कि जो ये कहते रहे हैं मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी है, समझ मेरे नहीं आई। उसके बाद कोई 1.5 घंटा मैं बोला, तो बाद में बूढ़े बूढ़े हिंदू और सिख जो आए ना 80s के 90s, वो आ गए और मेरा हाथ पकड़ लिया, और पंजाबी में गालियां देने का बहुत रिवाज है, बहुत गालियां दी कि इन लोगों ने हमारी पंजाबी का सत्यानाश कर दिया है। पंजाबी तो आज हमने सुनी है, वही जो एक्चुअल पंजाबी है, लाहौरी पंजाबी। तो उधर भी ये हुआ है कि उधर उन्होंने इतनी ज्यादा वो एकेडमिक बना दी है कि आम आदमी की जुबान नहीं है। हमारे कॉम्प्लेक्सेस बहुत है कि जब हम एक मुश्किल जुबान बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हम वी आर नॉट, वो क्या कहते हैं, द विलेज बम, हम वो बेवकूफ लोग नहीं है, वो माथड़ जिसे कहते हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि मुश्किल लफ्ज ढूंढ के लाएं और आसान बात को मुश्किल कर दें समझाने के वक्त। भाई समझाने के वक्त तो मुश्किल बात को आसान करते हैं, ये आसान बात को मुश्किल बना के तो प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे एक के बाद एक कॉम्प्लेक्सेस है, which I have started enjoying at this age। अब तो मुझे मजा आता है इन सारी बातों का। नहीं, मुझे भी बहुत अभी से मजा आता है और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर किसी की बात ऑडियंस को समझ ना आए, आसानी से समझ ना आए, तो इसका मतलब है वो इंटेलेक्चुअल है। अगर सीधी सीधी बात कर रहे हैं और आसानी से समझ आ रही है तो नहीं नहीं नहीं, मुझे भी बहुत लोग कहते हैं, खैर मुझे शौक भी नहीं इंटेलेक्चुअल बनने का, लेकिन कहते भी है तो सीधी सीधी बात करती है, इंटेलेक्चुअल नहीं होती। तो मैंने कब दावा किया कि मैं तो इंटेलेक्चुअल हूँ एंड मुझे सब तो मानते भी नहीं, लेकिन आप हैं इंटेलेक्चुअल, आसान करके समझा देता हूँ, बिल्कुल। लेकिन बात वही है ना कि आपको आसान जबान लोग इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा, ताकि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाए। That's correct। I have no complex। I know my language, but I also know कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, आपने बुलाया है, तो we want to convey a message। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आके मजीद लोगों के लिए मुश्किल कर दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, होना यही चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा ह्यूमर भी साथ चलना चाहिए, लाइफ अदरवाइज इज टू बोरिंग एंड रिपेटिटिव, एक ही बात। नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए सर। नहीं सर, आप मेरे शोज देखा करें सर, मेरे तो हल्के फुल्के ही होते हैं, हंसी मजाक चलता है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।